हेलो एवरीवन, दिस इज अर्श तारी। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज मेरे स्टूडेंट्स हम थर्मोडायनामिक्स और हीट को एंड करने की कोशिश करते हैं फिजिक्स में। अब सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ में थोड़ा सा समझाता हूँ फिर लिखता हूँ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ हमें हीट के फ्लो की डायरेक्शन बताता है, जो कि हमने फर्स्ट लॉ ने नहीं बताई थी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ सिर्फ इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है उसके बारे में। जबकि सेकंड लॉ की जरूरत क्या तब पड़ी जबकि हीट फ्लो करता है ना हॉट से कोल्ड तक। सो वी कैन से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बताता है? हीट के फ्लो की नेचुरल फिनोमेना को बताता है। हाँ ठीक। उसके बाद अच्छा ये क्या बता रहा था? हॉट से कोल्ड। सेकंड लॉ की हॉट से कोल्ड बताता है, नेचुरल फ्लो यही है। लेकिन सेकंड लॉ हमें दूसरी चीज भी बताता है। अगर आप चाहें तो वो कोल्ड से हॉट तक हीट चेंज कर सकते हैं। उसकी क्या मानेंगे देखते हैं, उसे भी कचहरी करेंगे, डिस्कस करेंगे। छोड़ना नहीं है, क्योंकि लगे रहेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब छोड़ देंगे तो फिजिक्स वहीं पर होगी, हम वहीं पर होंगे। पर याद रखें फिजिक्स फिर भी तरक्की कर जाएगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है नेचुरल फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट के नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब क्या? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट फ्लो कर रहा है। नेचुरल फिनोमेना हॉट टू कोल्ड बॉडी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सब पढ़ते हैं इसमें। सेकंड लॉ कहता है कि हॉट से कोल्ड बॉडी तक आप हीट फ्लो करना, ये तो इजी है, ठीक, आसानी से। जब आप चाहें तो वर्क करके थर्मल एनर्जी को कोल्ड से इंटरनल हॉट बॉडी तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? ये पॉसिबल है इजीली जबकि हम हॉट तक कोल्ड से हॉट तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहें या हीट को फ्लो करवाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पहली बात तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं इजी इसको बना सकते हैं, पॉसिबल इसको कर सकते हैं, हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। हॉट तक क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा, इसके अंदर वर्क करना पड़ेगा। वर्क पॉजिटिव करेंगे, एक्सटर्नल वर्क करेंगे, एक्सपेंडिचर एनर्जी करेंगे, एनर्जी एक्सपेंड करना होगा, एक्सपेंड एनर्जी एक्सपेंड करेंगे, तभी कोल्ड से हॉट तक हीट फ्लो करेगी। अच्छा, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट ये क्या आती है? ये कहती है सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है कि हीट नेवर रिवर्स बैक। हीट कभी भी रिवर्स बैक नहीं होती। हॉट से लो तक, हॉट से कोल्ड तक तो जिसकी नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल डायरेक्शन है, लेकिन कोल्ड से हॉट तक नहीं आ सकते, हीट फ्लो नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद सेकंड हमें इंजन की स्टेटमेंट बताता है, इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल बताता है। सो इंजन के बारे में पढ़ेंगे, इंजन के बारे में कि इंजन क्या है। एक इंजन कोई भी डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स, क्या करती है? हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करें, हम उसे क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजन एक ऐसी डिवाइस है, एक मशीन है जो क्या करती है? कन्वर्ट करती है हीट को इनटू मैकेनिकल वर्क। इसके एसेंशियल्स क्या है? एसेंशियल क्या मतलब? एसेंशियल का मतलब इस इंजन के पार्ट्स कौन से होते हैं? इस एसेंशियल्स में क्या आती है? एक तो आता है हॉट रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर ज्यादा, हाई टेम्परेचर, हॉट बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? हॉट बॉडी कहेंगे, या इसे सोर्स कहेंगे, सोर्स जिसकी टेम्परेचर ज्यादा। दूसरा होता है कोल्ड रिजर्वायर। क्या होता है? कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है। अच्छा, इसे हम कोल्ड बॉडी भी कहते हैं, इसे हम सिंक भी कहते हैं, जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो, सॉरी कोल्ड का कम हो, सिंक का कम हो, इसे हम कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं। इसे हम फर्नेस भी कहते हैं, हॉट रिजर्वायर को फर्नेस भी कहते हैं। अच्छा, कोल्ड को फिर क्या कहेंगे? कोल्ड को कहेंगे कंडेंसर। कोई कंडेंस होती है चीज, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। एक दो तीसरा एसेंशियल क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस क्या है? किसी भी सिस्टम के अंदर कोई गैस वगैरह हो, वर्किंग सब्सटेंस, उसे हम वर्किंग सब्सटेंस कहेंगे। क्या? कोई भी गैस वगैरह सिस्टम के अंदर एटसेट्रा। एसेंशियल हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर हीट फ्लो करेगा। जब हीट फ्लो करेगा तो वर्क मिलेगा। इंजन क्या कहता है? इंजन कहती है कि मैं हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, हीट को मुकम्मल तो वर्क कर सकता है नहीं, हीट का वर्क में कन्वर्ट होने के लिए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जरूरी है। हीट व्हेन फ्लोज इनटू वर्क, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज नॉन जीरो। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जरूरी है किसके बीच में? हॉट और कोल्ड बॉडी में। इफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो, हीट नॉट फ्लो, तो वर्क क्या होगा? वर्क जीरो हो जाएगा। हीट फ्लो होने के लिए, वर्क प्रोड्यूस होने के लिए ये क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हॉट से कोल्ड तक जरूरी है। अच्छा, हीट का वर्क में कन्वर्ट होना, कितना वर्क मिलती है हीट से? वो होता है इफिशिएंसी को मालूम करने के लिए पहले हम कुछ दो स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। एक स्टेटमेंट है केल्विन स्टेटमेंट। क्या है? केल्विन स्टेटमेंट इंजन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये कहता है कि कोई भी मशीन, एक ऐसी मशीन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, वो क्या करे? एक ऐसी मशीन वो जो मुकम्मल तौर पर हीट को वर्क में कन्वर्ट करे। इसका मतलब है जितनी हीट तो सप्लाई करते जाएंगे
उतना ही वर्क मिलता जाएगा। ये इसे कहता है कि ऐसी मशीन ही बनाना नामुमकिन है, ऐसी मशीन ही बनाना, ऐसी इंजन ही बनाना नामुमकिन है, मुश्किल है, जो कि हीट देंगे उसको सबको क्या करे, वर्क में कन्वर्ट करे। ये बताता है कि ये जरूरी नहीं है और इतना पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, ये क्या कहता है, इम्पॉसिबल है क्या, टू कंस्ट्रक्ट, ऐसी मशीन ही बनाना नामुमकिन है, कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस और इंजन दैट कन्वर्ट्स ऑल हीट इन वर्क। ये कभी भी मुमकिन नहीं है, जो ऑल हीट देंगे वो खुद वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि खुद कुछ एनर्जी जब हीट देंगे ना, कुछ एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हो जाएगी कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जाएगी। कहाँ पर जाएगी, कोल्ड की तरफ या सिंक की तरफ जाएगी। केल्विन स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, केल्विन स्टेटमेंट कहता है कि मुकम्मल तरह वर्क मिले, इसकी मतलब है एफिशिएंसी ज्यादा है, 100% है, एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती। एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज नॉट 100%, एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। एफिशिएंसी हमेशा क्या होता है, लेस देन यूनिटी होती है। लेस देन यूनिटी क्यों, क्या जितनी भी हीट देती है वो मुकम्मल तौर पर वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, वो कुछ ना कुछ कोल्ड रिजर्वायर की तरफ भी जाती है। सो एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%। इंजन के कितने टाइप है, इंजन के हमारे पास दो टाइप है, एक है डीजल इंजन, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 25% है। कितनी, नहीं, पेट्रोल इंजन की है ये 25, डीजल इंजन की एफिशिएंसी है 35 से कितनी 45% तक, जबकि पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी है 25%। ये याद करें क्योंकि ये एमसीक्यूज आ चुके हैं पास्ट क्वेश्चन में, पास्ट ईयर क्वेश्चन। ये जरूर नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर आए हो, दूसरे कंट्रीज में। इंडिया में एयरलेस क्वेश्चन बुक पढ़ा है ना फिजिक्स का, उसमें कई बार नीट में क्वेश्चन आया है, जेई में क्वेश्चन आया है और सीएटी में आया है। ठीक है, आपको ये पाकिस्तान के अंदर याद करने, सिंध के अंदर याद करने, जहां पढ़ रहे हैं पंजाब में याद करने, ये क्वेश्चन आपसे नहीं जाने चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में से आप जहां देखते हैं कोई पास पेपर मिलता है, ऑनलाइन पास पेपर मिलता है, आपको फिजिकल के आपके पास पढ़ा है, किसी बुक के फॉर्म में हार्ड कॉपी में पढ़ा है, आप देखते हैं ये क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको रट लें उन्हें। आप जब उन्हें रट जाएंगे, ये एमसीक्यू नहीं जाएंगे आपसे, उसकी एफिशिएंसी ये होगी। ठीक है, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कितनी है 25%, जबकि डीजल इंजन की कितनी है 35 से 45% एफिशिएंसी। मतलब ये इतनी हद तक हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी जितनी एनर्जी बचती है वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी नहीं होगी। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी होता है आउटपुट, क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। फसला क्या कहता है, फसला कहता है कि जितनी हीट दोगे इंटरनल एनर्जी पे बढ़ेगी, वर्क भी होगा। ठीक, इंटरनल एनर्जी, अच्छा इंजन कोई भी हो ना, याद रखिए, ये याद करने की बात है, इंजन वर्क्स इन साइक्लिक प्रोसेस, ये है एसेंशियल हीट इंजन वर्क्स इन साइक्लिक प्रोसेस में जब वर्क करेगी तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। जहां पर क्या इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, जितनी हीट दोगे इंटरनल एनर्जी किसमें वर्क में, इंटरनल, सॉरी ये हीट इज इक्वल टू वर्क डन, क्या वर्क डन। डेल्टा क्यू है, इसका मतलब है फाइनल से इनिशियल चेंज हो गया ना सिस्टम। सो Q1 - Q2 इज इक्वल टू वर्क। एफिशिएंसी क्या हमें बताता है, आउटपुट हमें वर्क मिलता है, इनपुट क्या करते हैं, हीट देते हैं इंजन को, हीट, अच्छा वर्क क्या मिलता है, वर्क अपॉन हीट 1 Q1। सो आउटपुट क्या है हमें, Q1 - Q2 ओवर Q1। इसको थोड़ा सा और क्या करें, ड्राइव कर लें, तो Q1 दूसरे दोनों की नीचे दोनों के डिनोमिनेटर डिवाइड करना है, तो Q1 अपॉन Q1 करेंगे, माइनस Q2 ओवर Q1 करेंगे, Q1 Q से मर जाएगा, जब Q1 Q से मर जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा, Q2 ओवर Q1 बचेगा। यह है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। हीट की जगह आप टेम्परेचर भी ले सकते हैं, उसका क्या होगा 1T2 ओवर T1। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बीटा से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के भी से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, T2 ओवर T1 माइनस T2, यहाँ Q2 ओवर Q1 माइनस Q2 होगा, यह है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब एफिशिएंसी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। ठीक, एफिशिएंसी वो चीज़ है, वो टर्म है जो कि हीट इंजन के बारे में ये बताता है कि वो कितनी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, कितनी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। जबकि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या बताए, परफॉर्मेंस का मतलब होता है भाई इसकी तो यार परफॉर्मेंस अच्छी है, इसे तो इनाम देना चाहिए। परफॉर्मेंस क्या मतलब, परफॉर्मेंस क्या मतलब ये इसने कोई अच्छा काम किया है जिसकी वजह से उसे इनाम मिल रहा है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंजन के बारे में ये बताता है कि इंजन कितना वर्क करती है जिसकी वजह से हीट फ्लो होता है। क्या कहता है, इंजन कितना वर्क करती है जिसके लिए जितनी हीट फ्लो करे उसको हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहेंगे। ये था हीट इंजन की एफिशिएंसी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, इसके बाद हमें ये था केल्विन स्टेटमेंट। इलास्टिक स्टेटमेंट क्या कहता है, इलास्टिक स्टेटमेंट कहता है कि हाँ फ्लो करवा सकते हो, इजाजत देता है हमें, कोल्ड से हॉट तक फ्लो करवा सकते हो हीट को, लेकिन वही बात, फ्री में कोई चीज नहीं मिलेगी, फ्री में कोई चीज नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि कोल्ड से हॉट रिजर्वायर तक हीट फ्लो करवाएं, हीट फ्लो करवाएं, तो आपको वर्क करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, इतना वर्क करेगा, इतना वर्क पर करना पड़ेगा जो इसका टेम्परेचर कम हो जाए एज कम्पेयर टू दिस। इस हॉट रिजर्वायर पर इतना वर्क करो जो उसका टेम्परेचर से कोल्ड से भी कम हो जाए, मुमकिन है।
वर्क हो सकता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर कम हो सकता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो कोल्ड से हायर रिजर्वायर तक या हॉट रिजर्वायर तक हम टेम्परेचर को मूव करवा सकते हैं, इसकी वजह से हीट फ्लो होगी, हीट को फ्लो करवा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या आता है, ये है क्या, ये क्लासियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल स्टेटमेंट लिखते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, ये नामुमकिन है। लेकिन ये कहता है कि इफ यू वांट टू डू दिस, क्या डू दिस, हीट को फ्लो करवाना फ्रॉम कोल्ड टू बॉडी, यू हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क करोगे या एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी करेंगे, तभी क्या होगा, तभी वर्क होगा। वर्क करने के बाद एनर्जी फ्लो करेगी, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी। ठीक है, ये था आपका सही क्या, क्लासियस स्टेटमेंट, केल्विन स्टेटमेंट, एफिशिएंसी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, अब आप पढ़ने जा रहे हैं किसको, कार्नट इंजन क्या है, वही इंजन है जो साड़ी कार्नेट ने आपके साथ बनाई थी। आप बताते जा रहे थे कार्नट साड़ी ने क्या करा था, इंजन को बनाया जा रहा था। ये एक आइडियल इंजन उसको कहा जाता है जिसकी एफिशिएंसी दूसरे इंजन से ज्यादा हो, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, मैक्सिमम, इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। 100% नहीं कर सकते, मैक्सिमम कर सकते हैं। कि कोई भी आइडियल प्रोसेस भले हो, आइडियल इंजन हो, उस आइडियल की वजह से वैसे थोड़ा कहेंगे इसकी एफिशिएंसी 100% है और जितनी भी हीट देवर को कन्वर्ट कर जाता है, नहीं। हीट इंजन या कार्नट इंजन वो इंजन है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। कार्नट इंजन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करती है, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज जीरो होगी, लेकिन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। इसमें वैसे 4 प्रोसेस होते हैं, कौन से, एक होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा प्रोसेस क्या होता है आइसोथर्मल, तीसरा क्या होता है, अच्छा तीसरा भी एडियाबैटिक के साथ ही, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। लास्ट में क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। इन चारों प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जब थोड़ा सा उस साइड पढ़ना था, कोशिश करके हैं इसके अंदर पढ़ लेते हैं। ये कोई सिलेंडर है, उसके जो साइड वाल्स हैं वो इंसुलेटर है, बेस, ये जो होता है बेस कंडक्टिंग हीट होता है, बेस कंडक्टिंग हीट यहाँ पर लेते हैं। बेस क्या होता है ऑफ सिलेंडर, हीट कंडक्टर होती है, जबकि साइड वाल्स क्या होती हैं, इंसुलेटर होती है, साइड वाल्स इंसुलेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी सिस्टम स्टेट 1 पर पड़ा है, P1 V1 T1। जब हम इसको हीट करेंगे तो बेस क्या है, हीट कंडक्टिंग है, हीट कंडक्ट करेगी, पिस्टन ऊपर मूव करते जाएगी, पिस्टन अब ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पहुँच जाएगी तो उसका P1 V1 चेंज होंगे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, P2 V2 T1 हो जाएगा, P2 V2 T2 हो जाएगा जब इसमें हमको हीट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन की तरफ ले जा रहे हैं। जहाँ पर है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जहाँ पर क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट फ्लो चेंज जीरो होता है। ये तो वाल्स कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है। अब जब एडियाबैटिक की बात आएगी तो उसका बेस भी क्या हो जाएगा, इसका बेस भी इंसुलेटर हो जाएगा। जब इसका बेस पर क्या होगा, इसका बेस अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो वो हीट को फ्लो करवाएगा कैसे, ये P2 V2 T1 है, एक्सपेंशन कैसे होगी, इसकी एक्सपेंशन होगी वर्क नाम कास्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कम होगी, एक्सपेंशन होगी, तो यहाँ पर ये तीसरे स्टेट में आएगा P2 V2, यहाँ पर T1 था ना, यहाँ पर अभी T2 के पास आएगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल नहीं है, ये आइसोथर्मल था, ये एडियाबैटिक था। T1 से T2 क्या था, P2 चेंज नहीं होगी, P2 चेंज होगा P3 V3 और T2 में चेंज होगा, ये है एडियाबैटिक। यहाँ पर क्या होता है, हीट चेंज जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नॉन जीरो, एक्सपेंशन है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। इसके अंदर आप बता सकते हैं, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस जीरो, इंटरनल एनर्जी जरूरी नहीं है, याद रखें। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होता है, जीरो। हीट चेंज पॉजिटिव होता है, वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या है, वॉल्यूम पॉजिटिव, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब क्या, प्रेशर डिक्रीज होगा। अब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, एक आइसोथर्मल, एडियाबैटिक क्या आएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अब ये सिस्टम अपनी जगह पर आएगा, कैसे, अच्छा तरतीब इसकी क्या है, एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी, क्या होगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी, उसके बाद होगी एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये एडियाबैटिक से चला जाएगा आइसोथर्मल से,
आइसोथर्मल से कब जब कनेक्ट होगा तो उसके नीचे हम हार्ड रिजर्वायर के साथ उसको उसकी बेस को चक्का देंगे, जैसे हीट का नेट हीट फ्लो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो का मतलब है तो चेंज हो, ठीक है। अब ये सिस्टम P3 पर है या T2 पर है, स्टेट नंबर 3 से यहाँ पर क्या है P3 V3 T2 है। ये पिस्टन इसका मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन इसका क्या है मूवेबल पिस्टन है। ये पहले इस सिस्टम के ऊपर था, ये पहले इस स्टेट पे था, ऊपर चला गया। अब दूसरी स्टेट में आएगा ना, उसका टेम्परेचर क्या होगा P2 होगा, V2 होगा, T1 होगा, क्योंकि टेम्परेचर अब क्या करेंगे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा T1 ही रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो अपनी इस जगह पर आएगा। कंप्रेशन में क्या करते हैं टेम्परेचर चेंज भी जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो होता है। ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस इतना स्लो प्रोसेस करेंगे तो उसको हीट क्या फ्लो करने की या हीट एब्जॉर्ब करने की टाइम ही ना मिले, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। सॉरी स्लो कैसे करेंगे, स्लो कैसे करेंगे, स्लो इसलिए करेंगे कि जितनी हीट लॉस हो रही, जितना टेम्परेचर कम हो रहा है उतनी ही हीट नीचे से मिले, जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पर रैपिड प्रोसेस क्यों होता है, यहाँ पर रैपिड प्रोसेस इसलिए होता है कि नेट चेंज हीट फ्लो होता है। यहाँ पर ये तो इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड है वाल्स और बेस, फिर भी कुछ ना कुछ हीट फ्लो अगर होती है तो उसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, उसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे, रैपिड प्रोसेस रैपिडली परफॉर्म करेंगे। रैपिडली परफॉर्म करने से क्या होगा उसको हीट एब्जॉर्ब करने की टाइम ही नहीं मिलेगी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लो प्रोसेस कैसे करेंगे, जितना टेम्परेचर कम होगा जहाँ बढ़ेगा उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस वैसे करेंगे कि हीट कंडक्टिंग जो बेस होता है ना वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है बेस, वो इतना हीट एब्जॉर्ब करेगी जितना टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए या मेंटेन रखने के लिए जरूरत हो। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर ये कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन क्या है कंप्रेशन के जितनी हीट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी हीट रिलीज होगी, यहाँ पर हीट रिलीज होगी, हीट नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटरनल हीट नेगेटिव, वर्क नेगेटिव, वॉल्यूम क्या डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज होगी। इसके लिए तो वो नीचे पिस्टन मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन में ले आते हैं, जो लास्ट प्रोसेस है। जब एडियाबैटिक कंप्रेशन में ले आएंगे तो क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन में ले आएंगे तो T2 T1 हो जाएगा, टेम्परेचर फिर भी कांस्टेंट होगा। अब हम इस स्टेट से नीचे आ रहे हैं, इस स्टेट से नीचे आ रहे हैं, कैसे नीचे आएंगे, इसका जो हीट कंडक्टिंग बेस है वो कंडक्टिंग नहीं है। अब क्या होगा इंसुलेटेड होगा, रैपिड प्रोसेस होगा, जैसे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो हीट चेंज कांस्टेंट रखनी है, हीट चेंज जीरो हो तो ये नॉन कंडक्टिंग है। हीट अगर नॉन कंडक्टिंग हीट चेंज जीरो है उसका मतलब ये हो सकता है, जरूरी है कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो, हाँ जरूरी चेंज होगा, क्योंकि हीट के चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर के चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। टेम्परेचर चेंज होना जरूरी नहीं है कि हीट की वजह से, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी वर्क एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है इंटरनल एनर्जी की कास्ट पर वर्क होता है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी उसका मतलब क्या है एक्सपेंशन हुआ, वर्क पॉजिटिव टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। हीट कोई सिस्टम के अंदर गेन करी या रिलीज हुई नहीं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का जब डायरेक्टली रिलेशन है तो वहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट चेंज जीरो है तो नो टेंशन, डोंट वरी। अब टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी कास्ट देखेंगे तो P1 यहाँ पर P2 V2 T2 था, ठीक है। यहाँ पर T2 कास्ट है, T2 से अब T1 से ले आएंगे, ये क्या है एडियाबैटिक कंप्रेशन है, हीट रिलीज होगी वो अब नीचे आएगा, हीट रिलीज होगी कंप्रेशन होगी, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, वर्क नेगेटिव। ओवरऑल इसमें इंटरनल एनर्जी क्या रही, चेंज जीरो रही लेकिन कांस्टेंट रही। ये थे साइक्लिक प्रोसेस, ये कौन है पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये साइक्लिक प्रोसेस बना है। ये एरो यहाँ रही इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो, साइक्लिक प्रोसेस है। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है, एफिशिएंसी उसकी मैक्सिमम है, यानी कि ज्यादातर हीट को वो वर्क में कन्वर्ट कर रही है। उसके बाद हम थोड़ा एंट्रोपी को पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ चैप्टर खत्म नहीं होता। एंट्रोपी को पढ़ेंगे। अच्छा इसकी ग्राफ क्या बनेगी, कार्नोट इंजन के लिए हम ग्राफ क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे एरिया अंडर पीवी ग्राफ, जो कि हमें वर्क बताएगी। ये पीवी डायग्राम, उसके अंदर पहला प्रोसेस कौन सा है, पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो ए से बी तक। अब क्या है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन स्टीपर कर्व होता है ना। उसके बाद क्या है आइसोथर्मल, ये सी ये डी, और उसके बाद क्या होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब मैं पूछूं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, क्या है डी ए, ये चार प्रोसेस हैं साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। ए बी क्या है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, और बी सी क्या होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद सी डी क्या होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, डी ए क्या होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। अच्छा इसके अंदर वर्क क्या होगी, इसके अंदर वर्क होगी एरिया अंडर पीवी डायग्राम, क्या होगी एरिया अंडर पीवी डायग्राम, ये होगा सारा वर्क, ये वर्क के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा एंट्रोपी की तरफ बढ़ते हैं। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी को आप सब जानते हैं भाई,
एंट्रोपी होती है किसी भी घर के अंदर कोई झगड़ा हो जाए, क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, उसकी एंट्रोपी, उसका डिसऑर्डर हो जाएगा, सिस्टम डिसऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि पहले कोई किसी घर के अंदर गैदरिंग होती थी, यूनिटी होती थी, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते थे फैमिली मेंबर्स। जब एक मेंबर ने क्या किया, गुस्से में आपको फांसी में चढ़ा दिया, सब परेशान हो गए, सबकी यूनिटी चेंज, सबके इंप्रेशन चेंज हो गए। इंप्रेशन सब चेंज हो जाएंगे, हम कहेंगे ये घर एंट्रोपी में चला गया। एंट्रोपी सिस्टम के अंदर क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या होता है, ये तो घर का मिसाल था। एंट्रोपी जब यूनिवर्स के अंदर पढ़ेंगे, एंट्रोपी का मतलब है किसी भी सिस्टम के अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी ऑर्डर थोड़ी चेंज हो जाए। ऑर्डर फॉर एग्जांपल, मैं इस बॉक्स के अंदर कुछ बाल पड़े हैं, इसकी देखो मसला कितनी अच्छी तरतीब है। जब इस बाल को, इस बॉक्स को मैं शेक करूंगा ऐसे, जब शेक करूंगा तो उसकी तरतीब थोड़ी ऐसी हो जाएगी। ये क्या अच्छी तरतीब है? नहीं, ये आफ्टर शेकिंग, ये आफ्टर शेकिंग, शेक करने के बाद इसकी एंट्रोपी बढ़ गई, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब क्या? डिसऑर्डर इंक्रीज, डिसऑर्डर इंक्रीज, डिसऑर्डर इंक्रीज हो गई। हम इसे डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन भी कह सकते हैं, डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन। डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन क्या है? मॉलिक्यूल को अपनी जगह चेंज कर लेना, कितनी हद तक अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। एंट्रोपी की बढ़ने की वजह से रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? रैंडम मोशन इंक्रीज, रैंडम मोशन इंक्रीज। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी होता है चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम, चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम, जिसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करें। उसका फार्मूला है डेल्टा की, वो डेल्टा की यूनिट क्या होगा? जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन हो जाएगा। एंट्रोपी का असल क्या होता है सिस्टम के अंदर? एंट्रोपी का सिस्टम के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि उसकी जब हीट फ्लो करेगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी सिस्टम के अंदर, तो इतनी बढ़ जाएगी, उसकी थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। थर्मल एनर्जी इतनी डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से, जिसके जरिए हम वर्क नहीं कर पा सकेंगे। कैसे? कि आपने खाना खाया, एनर्जी आपको मिली, वर्क पॉसिबल है। जब आपके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी तो वर्क नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे, दोनों खाना खा लिया है, एक खाना खाकर वर्क करने चला गया, दूसरा खाना खाकर सो गया। जो वर्क करने गया उसकी एनर्जी कम हो गई, वो फिर वर्क नहीं कर सकेगा, कुछ टाइम के बाद वो थकन महसूस करेगा, वो थक जाएगा। लेकिन जो सो पड़ा है उसके अंदर एनर्जी स्टोर पड़ी है, वो वर्क करने के काबिल है। जो कि वर्क करने गया खाना खाकर, उसके अंदर एनर्जी कम हो गई, वो फिर वर्क नहीं कर पाएगा, यूजफुल वर्क। इनका भी ये कहता है कि डिक्रीज ऑफ एनर्जी फॉर यूजफुल वर्क। क्या कहता है? डिक्रीज इन थर्मल एनर्जी फॉर यूजफुल वर्क। कोई यूजफुल वर्क करने के लिए इंटरनल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो जाए, उसको हम एंट्रोपी कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है? जो एग्जाम्पल पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, क्या है? पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एंट्रोपी समझ में आ गई, जब एंट्रोपी आपको समझ में आएगी, वो क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं क्या करता हूं? आइस को मेल्ट करता हूं। क्या करता हूं? आइस को मेल्ट करता हूं तो किस फॉर्म में चला जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। जब मैं लिक्विड को भी बॉयल करूंगा, वो किस फॉर्म में जाएगा? गैसियस फॉर्म में। अब आप बताएं, ये सॉलिड फॉर्म है, आइस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज लाइक पिंजरा होता है, उसकी कितनी अच्छी तरतीब होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, कितनी अच्छी तरतीब है। जबकि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। एंट्रोपी को ऐसे समझे कैसे, जो आपने मिसाल किया। अच्छा, इसको मिसाल ऐसे समझे कि जब मैं हीट करता हूं या आइस को मेल्ट करता हूं, वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। पहले इसकी तरतीब ये होती है, फिर इसकी तरतीब ये होती है। अब आप बताएं, इसकी रेगुलर तरतीब है या इसकी रेगुलर तरतीब है? रेगुलर तरतीब किसकी होगी? आइस के पीस की। और मेल्ट करेंगे जब वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में मूव करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इसके अंदर सवाल ऐसे होगा, क्वेश्चन ऐसे निकल सकेगा कि जब आइस को मेल्ट करेंगे, वो लिक्विड में चला जाएगा, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी? एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि रेगुलर तरतीब इरेगुलर में चली जाती है। अच्छा, लिक्विड को जब बॉयल करते हैं, गैसेस फॉर्म में चला जाता है, फिर उसकी एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडम मोशन बढ़ जाती है। जब रैंडम मोशन बढ़ जाती है, उसका जो रेगुलर शेप होता है या रेगुलर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, वो नहीं रहती। ठीक है? एंट्रोपी और एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एंट्रोपी डेल्टा एस इरिवर्सिबल प्रोसेस की ज्यादा है रिवर्सिबल से। ठीक है? जब एंट्रोपी मैक्सिमम होगी तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? मिनिमम होगी। एंट्रोपी मैक्सिमम, एफिशिएंसी मिनिमम। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो थर्मल एंट्रोपी क्या होगी? मैक्सिमम होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी। यहाँ पर एफिशिएंसी इसकी पढ़ लेते हैं, कार्नट एंजन की एफिशिएंसी ऑफ कार्नट एंजन क्या कहती है? एफिशिएंसी कहती है ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, या ऐसे कह सकते हैं कि 1 - T Q1 Q2/Q1। अब देखें, एफिशिएंसी इनवर्सली रिलेटेड है इस पूरे फैक्टर से। जब यह पूरा सा फैक्टर Q2/Q1, जब ये फैक्टर कम होगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब ये फैक्टर
क्या होगा, कम होगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये था। दूसरी एफिशिएंसी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट, ये किसके टेम्परेचर के साथ, हार्ट रिजर्वायर के साथ। हार्ट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। 3 एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T2। T1 क्या है, हार्ट रिजर्वायर का टेम्परेचर है। ये T2 कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है। कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी 100% कब होगी, 100% तब होगी जब T2 बराबर जाएगा 0 केल्विन के, क्योंकि 0 केल्विन क्या है, -273.16 डिग्री सेल्सियस है, वो मिनिमम टेम्परेचर है। 0 केल्विन क्या है, एब्सोल्यूट स्केल पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कोल्ड होगा, माइनस में चला जाएगा और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी ज़्यादा किससे होगी कि जितनी हीट दोगे वो कोल्ड के साथ कन्वर्ट हो जाएगी और वर्क मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, फोर्थ, इफ एफिशिएंसी ऑफ, अच्छा एफिशिएंसी इंक्रीज, इसे कर देता हूँ, एफिशिएंसी इंक्रीज इफ T1 and T2 increase equally, T1 and T2 increase equal amount में इंक्रीज करोगे तो उसकी फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंसी में इंजन 1 है, इंजन 2 है, उसका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर T1 और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर T2, यानी कि इंजन 1 इंजन 2, उन दोनों इंजन के डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बराबर है, उसमें से एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी वैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल T1 इसका 2000 डिग्री सेल्सियस है, T2 है किसका, ये इसका क्या 1000 डिग्री सेल्सियस, इसका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा 1000 डिग्री सेल्सियस। 2000 में से 1000 निकालेंगे, क्या बचेगा 1000 बचेगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 1000 बचेगा। इंजन 2 की बात करेंगे, T1 है इसका कितना 3000 डिग्री सेल्सियस, T2 कितना है 2000 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना है 1000। अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर T1 T2 बराबर है, इसकी एफिशिएंसी इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है। याद रखिए अगर दो इंजन हो उनकी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा किसकी होगी, ज़्यादा उसकी होगी जिसका कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम है, क्योंकि ये T1 इंजन 1 की डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इंजन 2 की डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के बराबर होगा, तब एफिशिएंसी उस मशीन की ज़्यादा होगी, उस इंजन की ज़्यादा होगी जिसका कोल्ड रिजर्वायर कम टेम्परेचर में। इसका कोल्ड रिजर्वायर ये, इसका कोल्ड रिजर्वायर ये, इंजन 1 का कोल्ड रिजर्वायर T2 है वो है 1000 डिग्री सेल्सियस, जबकि T2 ये इंजन 1 की, ये इंजन 2 की, ये है 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इन दोनों में से कोल्ड रिजर्वायर दो हैं, ये दोनों इंटर कोल्ड रिजर्वायर हैं, इन दोनों कोल्ड रिजर्वायर में से टेम्परेचर किसकी कम है, जिसकी एफिशिएंसी ये जिस इंजन के साथ ताल्लुक रखता है उस इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये था ऑल अबाउट एफिशिएंसी, एंट्रोपी, कार्नोट इंजन, आइडियल इंजन, केल्विन स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्मोडायनामिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री के बारे में। आज थर्मोडायनामिक्स को क्लियर किया है, खत्म किया है। कोशिश करेंगे 1-2 दिन में आपको एमसीक्यूज भेजेंगे, एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज खुद के अपने तो बनाएंगे, लेकिन पास्ट पेपर के कौन से एमसीक्यूज आ चुके हैं इसके अंदर वो भी करवाएंगे आपको इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, आप हमें दुआ में याद रख लीजिए। आज चैप्टर का एंड हुआ है, मैंने इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी लेक्चर के अंदर आपको ये नहीं कहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि मैंने ये समझा था कि अगर मेरी पढ़ाई अच्छी है, एजुकेशन की क्वालिटी को ढूंढने चले आ रहे हैं स्टूडेंट, तो उसको वेलकम करने दें, वो वेलकम के लायक हैं। जब हमारी पढ़ाई अच्छी होगी वो खुद लाइक करेंगे, खुद शेयर करेंगे, खुद सब्सक्राइब करेंगे, और उनके सब्सक्राइब करने से कोई जहाज नहीं गिर रहा, आसमान नहीं टूट रहा। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, ये पूरा थर्मोडायनामिक्स एंड हुआ। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करते जाएं। अगर कमेंट बॉक्स में आ चुके हैं कमेंट करें, देखें नहीं सिर्फ कौन किस ने कमेंट किया है, आप भी कमेंट करें कि कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं, आप पूछें, हम जरूर जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।